Good evening to all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss about Shearing bridge. First of all, this is the circuit diagram of Shearing bridge. In the circuit diagram, the first arm are consist of C1 capacitor, and C1 is the unknown capacitor whose value is measured, and R1 is a series resistance representing a loss in the capacitor C1, and C2 is a standard capacitor. ठीक है, एंड दिस का अब ये C2 क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपेसिटर है. ये या तो गैस टाइप का हो सकता है, या फिर ये डाई इलेक्ट्रिक टाइप का हो सकता है, या फिर ये एक एयर टाइप का कैपेसिटर हो सकता है. एंड दिस इज द थर्ड ब्रांच आर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस R3, एंड दिस इज द फोर्थ ब्रांच विच कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर C इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस R4, एंड जिसमें R4 और C4 क्या पैरेलल में कनेक्ट है. और ये दोनों ही हमने क्या यूज़ किए हैं, वेरिएबल टाइप के यूज़ किए हैं. अब जो शेयरिंग जो ब्रिज होता है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, सबसे पहला पॉइंट है दिस इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए हम इसमें शेयरिंग ब्रिज को अपन यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अंडर द बैलेंस इक्वेशन. तो बैलेंस इक्वेशंस क्या कहती है हमारी, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 एंड Z3. This is the first impedance Z1, and this is the fourth impedance Z4, and this is the Z2, and this is the Z3. So after the solving the equations, and we are the comparing the real and imaginary part, and when we comparing the real part, and now find out the value of R1. So R1 is equal to R3 C4 upon C2, and unknown capacitance C1 is equal to C2 into R4 upon R3. So we find out the value of R1, unknown resistance R1, and this is the loss resistance, and this is the unknown capacitance C1. Now the two independent balance equations are obtained if C4 and R4 are choose as a variable element, and D1 this is the dissipation factor, and this is the dissipation factor, and due to the resistance small R1. So T1 is equal to tan del is equal to omega C1 into R1. Put the value of C1 and R1, and we find out the dissipation factor omega C4 into R4. Now we are discuss about the phasor diagram of shearing bridge. First of the draw line I1, current I1, and we know that under the balance condition E1 बराबर क्या होगा, E1 दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप जो इक्वल होता है E2 के इक्वल होगा. तो इस डायग्राम में अपन देखें तो सबसे पहले इसमें हमने जो I1 करंट ड्रॉ किया है, तो उसमें फर्स्ट आर में क्या है, कैपेसिटर कनेक्ट है. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसके बाद इस स्मॉल R1 के कारण ड्रॉप होगा. तो इन दोनों का जो सम होगा वो E1 होगा. सो हमने रजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप किया वो हो गया हमारा, दैट इज़ I1 इंटू R1. और जो कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, दैट इज़ जस्ट ठीक करंट के 90 डिग्री के जस्ट अब नीचे होगा, जस्ट बिलो 90 डिग्री, I1 अपॉन ओमेगा C1. अब इन दोनों का हमने क्या ले लिया, दैट इज़ यहाँ पे ले लिया रिजल्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड E1. नाउ अब हम जानते हैं कि जो I2 जो करंट है वो इक्वल है किसके है, एक तो IC प्लस I4 के इक्वल है. देखिए इसमें तो यहाँ जो I2 करंट होगी हमारी वो IC और IR के इक्वल होगी. ठीक है, IR दिस इज रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट IR. ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R4. तो अब यहाँ पे तो I2 को ड्रॉ करने के लिए, I2 को ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले हमने IC को ड्रॉ करना होगा. तो हमने ड्रॉ कर दी, दैट इज़ IC जो ठीक बिल्कुल 90 डिग्री पर लीड करेगी. तो अब दूसरी जो करंट है तुम्हारी वो IR अब हमको ड्रॉ करनी है, दैट इज़ I4. क्योंकि I4 अब हमको ड्रॉ करनी है, तो I4 हमने मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर दी. ठीक है, क्योंकि IC जो करंट होगी वो ठीक 90 डिग्री पर लीड करेगी, और जो I4 होगी वो नॉर्मल करंट होगी अपनी. तो इन दोनों का जो फेजर सम होगा दैट इज़ वो होगा हमारा, दैट इज़ I2, दैट इज़ I2. अब इस सेकेंड ब्रांच में हम जानते हैं कि कैपेसिटर कनेक्ट है, तो उस कैपेसिटर के कारण जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा ठीक करंट I2 से बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पर होगा. तो वो होगा हमारा दैट इज़ I2 अपॉन ओमेगा C2. ठीक है,
तो अब हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया I2 अपॉन ओमेगा C2, यही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा E2। तो इस पॉइंट पर E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब जो थर्ड वाली ब्रांच है उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो उसके कारण जो ड्रॉप होगा हमारा कितना होगा, दैट इज़ I1 इंटू R3, दैट इज़ कॉल्ड E3। इसके बाद जो हमने जो फोर्थ ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वो इधर होगा, दैट इज़ I4 इंटू R4 कह लो, या फिर IR इंटू R4, क्योंकि अपनी I4 की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस कारण जो ड्रॉप होगा IR इंटू R4 होगा। और इसमें बचा हुआ है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के कारण अब जो ड्रॉप होगा वो क्या, जो कैपेसिटेंस के कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ वो कितना होगा, दैट इज़ IC अपॉन ओमेगा C4 होगा, क्योंकि अपनी जो IC है वो जस्ट ऊपर है, तो इसके ठीक 90 डिग्री के जस्ट नीचे जो कैपेसिटेंस के कारण जो ड्रॉप होगा, ये हमारा कैपेसिटेंस के कारण ड्रॉप होगा, दैट इज़ IC अपॉन ओमेगा C4। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज़ E4। तो यही पॉइंट हमारा E3 होता है, यही पॉइंट हमारा E4 होता है। तो इस पॉइंट पर हमारा E3 बराबर E4 होता है, और इस पॉइंट पर हमारा E1 बराबर E2 होता है। तो अब हमने ले लिया इन दोनों का फेजर सम, और यहाँ से इसका निकाल लिया अपने रिजल्टेंट, दैट इज़ E। सो इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका फेजर डायग्राम ऑफ शेयरिंग ब्रिज, एंड दिस शेयरिंग ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।